नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री साइड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबर के बारे में। बाबर की मध्य एशिया में वर्चस्व की लड़ाई से भारत में मुग़ल सल्तनत की स्थापना तक। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी पुश करना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाबर एक ऐसे किरदार थे जो न केवल सफल थे बल्कि सौंदर्यबोध और कलात्मक गुणों से भी भरपूर थे। मुग़ल सल्तनत के संस्थापक जहीर उद दीन मोहम्मद बाबर 1483 से लेकर 1530 तक को जहां एक विजेता के रूप में देखा और वर्णित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें एक बड़ा कलाकार और लेखक भी माना जाता है। ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि बाबर एक बादशाह के रूप में अधिक महत्वपूर्ण हैं या एक कवि और लेखक के रूप में। आज के भारत में बाबर को बहुसंख्यक हिंदू वर्ग की एक विशेष विचारधारा के लोग आक्रमणकारी, लुटेरा, सूदखोर, हिंदू दुश्मन, अत्याचारी और दमनकारी बादशाह भी मानते हैं। यह मुद्दा यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी बाबर ही नहीं, मुग़ल सल्तनत से जुड़ी हर चीज़ के खिलाफ नज़र आती है। आज से लगभग 500 साल पहले बाबर ने एक सल्तनत की स्थापना की जो अपने आप में बेनज़ीर है। उन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में एक नई सल्तनत की स्थापना की। अपने बुलंदी के दिनों में इस सल्तनत के कब्जे में दुनिया की 1/4 से अधिक दौलत थी। इस सल्तनत का क्षेत्रफल अफ़गानिस्तान समेत पूरे लगभग उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था। बाबर का सबसे बड़ा परिचय। लेकिन बाबर का जीवन एक निरंतर संघर्ष है। आज की दुनिया में बाबर का सबसे बड़ा परिचय उसकी अपनी आत्मकथा है। उनकी किताब को आज बाबरनामा या तुज़्क़-ए-बाबरी के नाम से जाना जाता है। बाबर के जीवन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा सीर दरिया और आमू नदी के बीच मध्य एशिया में वर्चस्व के लिए संघर्ष का है, और दूसरा हिस्सा बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस हिस्से में केवल 4 वर्षों में उन्होंने भारत की एक महान सल्तनत की स्थापना की जो लगभग 300 वर्ष तक चलती रही। तैमूरी और चंगेज नस्ल के बाबर को अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा से फरगना नाम की एक छोटी सी रियासत विरासत में मिली थी। फरगना के पड़ोसी रियासतों में उनके रिश्तेदारों का शासन था, यहाँ तक कि उन्हें अपनी रियासत भी गंवानी पड़ी। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन अभियान और रेगिस्तान में भटकते हुए बिताया। अपनी रियासत को फिर से हासिल करने के उनके प्रयास विफल होते रहे, यहाँ तक कि परिस्थितियों ने उन्हें भारत की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर दिया। बाबर की आत्मकथा। बाबर ने उस समय की अपनी लगातार होती असफलताओं का जिक्र करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है, जितने दिन मैं ताशकंद में रहा उतने दिन में बहुत ही दुखी और तंग दस्ती में रहा। देश कब्जे में नहीं था और ना ही इसके मिलने की कोई उम्मीद थी। ज़्यादातर नौकर चले गए थे और जो कुछ साथ रह गए थे वह गरीबी के कारण मेरे साथ नहीं घूम सकते थे। वे आगे लिखते हैं, आखिरकार मैं इस भटकने और बेघर होने से थक गया और जीवन से ऊब गया। मैंने अपने दिल में कहा कि ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि जहाँ संभव हो सके वहाँ चला जाऊँ, ऐसा छिप जाऊँ कि कोई मुझे देख ना सके। लोगों के सामने ऐसी बेइज्जती और बदहाली से जीने से तो अच्छा है कि जितना हो सके दूर चला जाऊँ, जहाँ मुझे कोई ना पहचाने। ये सोच कर उत्तरी चीन के इलाकों की तरफ जाने का इरादा कर लिया। मुझे बचपन से ही यात्रा करने में दिलचस्पी थी, लेकिन मैं सल्तनत और संबंधों के कारण नहीं जा सकता था। एक जगह उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, क्या अब भी कुछ देखना बाकी रह गया है? अब किस्मत की कैसी विडंबना और उत्पीड़न देखना बाकी रह गया है। एक शेर में उन्होंने अपनी स्थिति व्यक्त की है, जिसका अर्थ ये है, न तो मेरे पास अब यार दोस्त हैं, ना ही मेरे पास देश और धन है। मुझे एक पल का भी चैन नहीं है। यहाँ आना मेरा फैसला था, लेकिन मैं अब वापस भी नहीं जा सकता। बाबर ने लिखा, सब कुछ नश्वर है,
बड़ी बड़ी सल्तनतें भी अपने संस्थापकों के दुनिया से जाते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, लेकिन शायर के शब्द सदियों तक जीवित रहते हैं। उन्होंने एक बार अपना एक शेर जमशेद बादशाह के उल्लेख के बाद एक पत्थर पर गुदवा दिया था, जो अब तजाकिस्तान के एक संग्रहालय में है। वह उनकी स्थिति की सही व्याख्या करता है। शेर इस प्रकार है, गिरफ्ते आलम ब मर्दी व जोर व लेकिन न बर्देम बा खुद ब गौर। इसका अनुवाद ये है कि बल और साहस से दुनिया पर विजय तो प्राप्त की जा सकती है, लेकिन खुद अपने आप को दफन तक नहीं किया जा सकता। इससे पता चलता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं थे। बाबर में एक पहाड़ी झरने की तरह शक्ति थी, जो पथरीली ज़मीन को चीर कर ऊपर से इतनी ताकत से निकलता है कि पूरी भूमि को सिंचित कर देता है। इसीलिए एक स्थान पर प्रेमकिल कादर रौफ ने इस स्थिति का वर्णन इस तरह किया है। उस समय बाबर को शक्तिशाली झरने का दृश्य बहुत आनंदित कर रहा था। बाबर ने सोचा कि इस झरने का पानी पेरिक ग्लेशियर से आता होगा। इसका मतलब ये था कि पानी को पेरिक से नीचे आने और फिर आसमान जैसे ऊंचे माउंट लाओ की चोटी तक चढ़ने के लिए दोनों पहाड़ों के बीच की घाटियों की गहराई से भी अधिक गहराई तक जाना पड़ता था। पानी के झरने को इतनी ताकत आखिर कहाँ से मिल रही थी? बाबर को अपने जीवन की तुलना ऐसे झरने से करना बिल्कुल ठीक लगा। वह खुद भी तो टूट कर गिरती चट्टान के नीचे आ गया था। बाबर भारत की तरफ। बाबर का ध्यान भारत की तरफ कैसे आकर्षित हुआ, इस बारे में अलग अलग दृष्टिकोण दिए जा सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर निशांत मंजर का कहना है कि भारत की तरफ उनका ध्यान बहुत उचित था, क्योंकि काबुल में कर लगाने के लिए केवल एक चीज़ थी और शासकीय प्रशासन के लिए धन की सख्त आवश्यकता थी। इसलिए बाबर के पास भारत की ओर रुख करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि सिंधु नदी को पार करने से पहले उन्होंने भारत के पश्चिमी हिस्से पर पहले भी कई बार हमला किया था और वहाँ से लूटपाट के बाद वापस काबुल लौट गए थे। उनका कहना है कि जिस तरह बाबर अपनी आत्मकथा शुरू करते हैं, किसी 12 साल के लड़के से इस तरह की हिम्मत और निश्चय की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन बाबर के खून में शासन के साथ साथ बहादुरी भी शामिल थी। मंजर भी ये भी कहते हैं कि उन्हें भाग्य और ज़रूरत दोनों इधर खींच लाए थे, अन्यथा उनके सभी प्रारंभिक प्रयास उत्तरी एशिया में उनके पैतृक साम्राज्य को मजबूत करने और एक महान साम्राज्य स्थापित करने पर आधारित थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहस का एक अलग विषय है कि क्या राणा सांगा या दौलत खान लोदी ने उन्हें दिल्ली साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था या नहीं। लेकिन बाबर के भारत के सपने के बारे में LF रूसब्रुक ने अपनी पुस्तक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर में लिखा है कि बाबर ने सबसे थक हार कर देख कात नामक गांव में रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से वहाँ के माहौल के अनुकूल बनाया। उन्होंने सभी दावों को छोड़ दिया और एक साधारण अतिथि की तरह ग्राम मुकद्दम सरदार के घर पर रहने लगा। यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिस पर भाग्य ने यह तय कर दिया था कि बाबर के आने वाले जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। मुकद्दम 70 या 80 साल का होगा, लेकिन उसकी माँ 111 साल की थी और वह जीवित थी। इस वृद्ध महिला के कुछ रिश्तेदार तैमूर बेग की सेना के साथ भारत गए थे। यह बात उनके दिमाग में थी और वह उसकी कहानी सुनाती थी। बाबर के बुजुर्गों के कारनामों के बारे में उन्होंने जो कहानियाँ सुनाईं, उन कहानियों ने युवा शहजादे की कल्पना में एक उत्साह पैदा कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि उस समय से ही भारत में तैमूर की विजय को ताज़ा करने का सपना उसके दिमाग में घूमता रहा। यह तो सब जानते हैं कि बाबर के पिता की ओर से तैमूर वंश का 5वीं पीढ़ी के वंशज थे और माता की तरफ से महान विजेता चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी के वंशज थे। इस प्रकार एशिया के 2 महान विजेताओं का खून बाबर में शामिल था, जिसने उन्हें अन्य क्षेत्रीय शासकों पर श्रेष्ठता मिली। शिक्षा और प्रशिक्षण। बाबर का जन्म और शिक्षा फरगना की राजधानी
अंधजान में हुई थी। प्रोफेसर निसात मंजर कहती हैं कि हालांकि उनके दोनों पूर्वज चंगेज़ खान और तैमूर लंग दोनों ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि शिक्षा के बिना शासन चलाना मुश्किल काम है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दी। बाबर की शिक्षा भी इस्लामी परंपरा के अनुसार 4 साल और 4 दिन की उम्र में शुरू की गई थी। चंगेज़ खान के वंशजों को शिक्षित करने वाले लोग उइगर समुदाय थे, जो अब चीन के शिनजियांग प्रांत में परेशान हाल में हैं, लेकिन मध्य पूर्व में उन्हें सबसे अधिक पढ़ा लिखा माना जाता था। इसी तरह अपने बच्चों की शिक्षा के लिए तैमूर बेग ने चुगताई तुर्कों को रखा। उन्हें भी अपने समय का सबसे अधिक पढ़ा लिखा माना जाता था। उन्होंने अरबी और फारसी के प्रभुत्व के बावजूद अपनी भाषा को साहित्यिक दर्जा दिया था। बाबर जहाँ भी गए उनके शिक्षक भी उनके साथ होते थे। वह सभी प्रकार के लोगों से मिलना पसंद करते थे और उन्होंने विशेष रूप से अली शेर नवाई जैसे कवियों का संरक्षण किया था। उन्होंने कहा कि बाबर ने जिस तरह से खुद का खुले तौर पर वर्णन किया है वह किसी अन्य बादशाह के बारे में नहीं मिलता। उन्होंने अपनी शादी, प्यार, शराब पीना, रेगिस्तान में पैदल भटकना, तौबा और अपनी दिल की स्थिति तक हर बात का उल्लेख किया है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि उन्होंने अपने बेटे हुमायूं के लेखन को कैसे सही किया। उन्होंने लिखा था कि आपके लेखन में विषय खो जाता है और इसलिए उन्हें प्रत्यक्ष लिखने के लिए कहा जाता है। उर्दू के शायर गालिब ने लगभग 300 साल बाद उर्दू में लिखने की जिस शैली का आविष्कार किया और जिस पर उन्हें गर्व भी था, ऐसा स्पष्ट और सरल गद्य बाबर ने उनसे पहले अपने उत्तराधिकारियों के लिए लिखा था। बाबरनामा पढ़ने से पता चलता है कि उनकी पहली शादी उनकी चचेरी बहन आयशा से हुई थी। आयशा से एक बेटी पैदा हुई थी जो 40 दिन भी जीवित नहीं रह सकी, लेकिन बाबर को अपनी पत्नी से कोई प्यार नहीं था। उन्होंने लिखा है कि उर्दू बाज़ार में एक लड़का था बाबरी नाम का, जिसमें हम नाम का भी एक जुड़ाव था। उन्हीं दिनों मुझे उससे एक अजीब सा लगाव हो गया, लेकिन स्थिति ये थी कि अगर बाबरी कभी मेरे सामने आ जाता तो मैं शर्म की वजह से निगाह भरकर उसकी ओर नहीं देख पाता था। भले ही मैं उनसे ना मिल सकूं और बात कर सकूं, बेचैन मन की ऐसी अवस्था थी कि उसके आने का शुक्रिया तक अदा नहीं कर सकता था, उसके ना आने की शिकायत भी नहीं कर सकता था और ज़बरदस्ती बुलाने की हिम्मत भी नहीं थी। उन दिनों मेरी स्थिति ऐसी थी, इश्क और मोहब्बत का इतना जोर और जवानी व जुनून का ऐसा प्रभाव था कि कभी कभी नंगे सिर नंगे पैर महलों, बगीचों और बागों में टहला करता था। न अपने और पराये का ख्याल था, न ही अपनी और दूसरों की परवाह थी। वैसे बाबर की सबसे प्रिय पत्नी माहिम बेगम थी, जिसके गर्भ से हुमायूं का जन्म हुआ था, जबकि गुलबदन बेगम और हिंदाल अस्करी और कामरान का जन्म अन्य पत्नियों से हुआ था। शराब पीना। बाबर का एक शेर कई जगह पर नज़र आता है। वो इस तरह से है: 9 रोज़ व 9 बहार व दिल बरे खुश अस्त, बाबर बह ऐस कोस के आलम दोबारा नीस्त। 9 रोज़ हैं, नई बहार है, शराब है, सुंदर प्रेमी हैं, बाबर बस ऐस और मस्ती में ही लगा रहा कि दुनिया दोबारा नहीं है। वे अपने पिता के बारे में भी लिखते हैं कि वह शराब के आदी थे और अफीम भी लेने लगे थे, जबकि हुमायूं के बारे में तो मशहूर है कि वह अफीम का आदी था। जब बाबर ने शराब से तौबा की तो यह उसकी रणनीति थी। उनके सामने भारत का सबसे बड़ा जंगजू राणा सांगा था, जो इससे पहले कभी किसी युद्ध में नहीं हारा था। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर की सेना आधी रह गई थी। जंग के दौरान एक समय आया जब बाबर को सामने हार दिखाई दे रही थी। तब उसने पहले एक उग्र भाषण दिया और फिर तौबा की। ये कहा जा सकता है कि बाबर ने युद्ध जीतने के लिए एक धार्मिक उत्साह का इस्तेमाल किया। इससे पहले जब बाबर ने अपने पैतृक वतन फरगना को पाने के लिए ईरान के बादशाह का समर्थन लिया था, तब उसने खुद को शिया कहा। तो उस समय के एक प्रमुख आलिम ने बाबर के बारे में बहुत बुरा भला कहा था और उसका विरोध किया था।
बाबर ने कई स्थानों पर अपने दुश्मन मुस्लिम शासकों के लिए काफिर शब्द का इस्तेमाल किया और उन्हें बुरा भला भी कहा। बाबर ने अपनी इस तौबा का उल्लेख इस प्रकार किया, मैंने काबुल से शराब मंगाई थी और बाबा दोस्त सूजी ऊँटों की 3 पंक्तियों पर शराब के मटके भरकर ले आया। इस बीच मोहम्मद शरीफ नजूमी, ज्योतिषी थे ने ये बात फैला दी कि मंगल इस समय पश्चिम में है और यह अशुभ है, इसलिए जंग में हार होगी। इस बात ने मेरी सेना का दिल हिला दिया था। जमादी उल सानी, ये अरबी महीना होता है, कि 23 तारीख थी, मंगलवार का दिन था। अचानक मुझे एक विचार आया कि क्यों न शराब से तौबा कर लूं। ये इरादा मैंने शराब से तौबा कर ली। शराब के सभी सोने और चांदी के बर्तनों को मैंने तोड़ दिया। उस समय छावनी में जो भी शराब थी सब बाहर फेंकवा दी। शराब के बर्तनों से जो चांदी सोना मिला उसे गरीबों में बंटवा दिया। इस काम में मेरे साथी अस ने भी साथ दिया। मेरी तौबा की खबर सुनकर मेरे 3 पदाधिकारियों ने भी उसी रात तौबा कर ली। चूँकि बाबा दोस्त ऊँट की कई पंक्तियाँ काबुल से शराब के अनगिनत मटके लाया था और यह शराब बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसे फेंकने के बजाय इसमें नमक मिला दिया ताकि इसका सिरका बन जाए। जहाँ मैंने शराब से तौबा की और शराब को गड्ढों में डाला, वहाँ तौबा की याद के तौर पर एक पत्थर लगवा दिया था और एक इमारत बनवाई। मैंने ये इरादा किया था कि अगर अल्लाह राणा सांगा पर विजय देगा तो मैं अपनी सल्तनत के सभी प्रकार के करों को माफ़ कर दूंगा। मैंने इस माफ़ी की घोषणा करना आवश्यक समझा और लेखकों को इस विषय के लेख लिखने और इसे दूर दूर तक प्रसिद्ध करने का आदेश दिया। दुश्मनों की संख्या बड़ी होने के कारण सेना में बददिली फैल गई थी, इसलिए मैंने पूरी सेना को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, जो कोई भी इस दुनिया में आया है उसे मरना है। जीवन खुदा के हाथ में है, इसलिए मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। तुम अल्लाह के नाम पर कसम खाओ कि मौत को सामने देखकर मुंह नहीं मोड़ोगे और जब तक जान बाकी है तब तक लड़ाई जारी रखोगे। मेरे भाषण का बहुत प्रभाव पड़ा। इससे सेना में उत्साह बढ़ गया। लड़ाई जमकर हुई और अंत में जीत हुई। यह जीत 1527 में हुई। बाबर और उनके रिश्तेदार। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर को जो धन हाथ लगा उसने वह उदारतापूर्वक अपने रिश्तेदारों और पदाधिकारियों के बीच बांट दिया। बाबर ने भी इसका उल्लेख किया है कि उनकी बेटी गुलबदन बानो ने भी अपनी पुस्तक हुमायूं नामा में इसका विस्तार से उल्लेख किया है। बाबर के व्यक्तित्व की खास बात महिलाओं के साथ उनका रिश्ता था। उन्होंने बताया कि महिलाएं उनके मशवरों में शामिल होती थीं। उनकी माँ उनके साथ थीं तो उनकी नानी भी समरकंद में अंधजान पहुँचती थीं। उन्होंने अपनी जीवनी में चाचियों, मासियों, बहनों और फूफियों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। बाबर की जीवनी में जितनी महिलाओं का उल्लेख है उतनी महिलाओं का नाम बाद की पूरी मुग़ल सुल्तनत में सुनने में नहीं आया। इस संबंध में अकबर बादशाह के शासनकाल से पहले तक मुग़लों के बीच तुर्क और बेग परंपराओं का प्रभाव ज़्यादा था, जिसके कारण महिलाओं की उपस्थिति हर जगह दिखाई देती थी। इसलिए बाबर ने अपनी 2 फूफियों का उल्लेख किया है जो पुरुषों की तरह पगड़ी बांधती थीं और घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर चलती थीं। वैसे तलवार चलाना और बहादुरी में वे आम थीं, लेकिन वो दरबार और सभाओं में अक्सर हिस्सा लेती थीं। उनका दायरा केवल शादी तक सीमित नहीं था। प्रोफेसर निशांत का कहना यह भी है कि मुग़लों का भारतीयकरण अकबर के समय में शुरू हुआ था और उसके बाद महिलाएं पिछड़ती चली गईं। बाद में जब जहांगीर की बजावत के मामले में समझौता कराने में जो आगे आगे नज़र आती हैं वो जहांगीर की फूफियाँ और दादियाँ हैं। उनकी असली माँ जिनके पेट से वो पैदा हुए थे वो कहीं दिखाई नहीं देती। हालांकि फिल्मों में उनकी भूमिका को खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। बाबर के व्यक्तित्व में विरासत। बाबर पर भारत में हमलावर होने और मंदिरों को तोड़ने, जबरन हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने के आरोप लगाए जाते हैं, जबकि उनके पोते जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को शांति दूत कहा जाता है और धार्मिक सहिष्णुता को उन्हीं का हिस्सा माना जाता है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में सहायक प्रोफेसर सैफुद्दीन अहमद कहते हैं, इतिहासकारों और राजनीतिक विशेषज्ञों ने अक्सर अकबर बादशाह और अशोक को एक मजबूत शासक के रूप में देखा।
और उनके महत्व पर प्रकाश डाला। इन दोनों व्यक्तियों को भारत के लंबे इतिहास में साम्राज्य निर्माण की नब्ज माना जाता है। इसके उल्टे बाबर अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करने के लिए बदनाम है। बाबर ने लिखा है अपने बेटे के लिए कि मेरे बेटे, सबसे पहले तो ये कि धर्म के नाम पर राजनीति ना करो। आप अपने दिल में धार्मिक नफरत को बिल्कुल जगह ना दो। लोगों की धार्मिक भावनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों का ख्याल रखते हुए सब लोगों के साथ पूरा न्याय करना। सैफुद्दीन अहमद कहते हैं कि बाबर की यही विचारधारा तो आज सेक्युलरिज्म कहलाता है। उन्होंने आगे कहा कि बाबर ने न पैदा करने की नसीहत करते हुए लिखा था, गऊ कशी से खास तौर से परहेज करो ताकि इससे तुम्हें लोगों के दिल में जगह मिले और इस तरह वो एहसान और शुक्रिया की जंजीर से तुम्हारे वफादार हो जाएं। बाबर ने तीसरी बात ये कही, आपको किसी भी समुदाय के प्रार्थना स्थल को ध्वस्त नहीं करना चाहिए और हमेशा पूर्ण न्याय करना चाहिए ताकि बादशाह को रियाया के बीच संबंध दोस्ताना रहें और देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। चौथी बात ये कही, इस्लाम का प्रचार अन्याय और दमन की तलवार के बजाय एहसान और परोपकारी की तलवार से बेहतर होगा। इसके अलावा बाबर ने शिया सुन्नी मतभेद को नज़रअंदाज करने और जाति के आधार पर लोगों की उपेक्षा करने से बचने की सलाह दी, अन्यथा यह देश की एकता को नुकसान पहुंचाएगा और शासक जल्दी ही अपनी सत्ता खो देंगे। बाबर ने ये भी कहा कि अपनी जनता की विभिन्न विशेषताओं को वर्ष के विभिन्न मौसमों के रूप में समझो ताकि सरकार और लोग विभिन्न बीमारियों और कमजोरियों से बच सकें। बाबर का दिल भारत की तरह विस्तृत था और वह निरंतर संघर्ष में विश्वास करता था। प्रकृति में उनकी रुचि और भारत में बागों के निर्माण में एक नए युग की शुरुआत की, जिसकी परिणत हम जहांगीर के बागों और शाहजहां की वास्तुकला में भी देखते हैं। बाबर के जीवन में धर्म का बहुत समावेश था और वह बहुत से लोगों के बारे में बताते हुए इस बात का उल्लेख करना नहीं भूलता कि वह नमाज का पाबंद था या ये कि उसने किस समय की नमाज के वक्त अपनी यात्रा शुरू की और उस समय की नमाज वहाँ पढ़ी। हालांकि वो ज्योतिषियों से हालात पता करते थे लेकिन अंधविश्वास से दूर थे। इसलिए काबुल में अपने बयान में बाबर ने लिखा है कि यहाँ के एक संत मुल्ला अब्दुल रहमान थे। वे एक विद्वान थे और हर समय पढ़ते रहते थे। उसी हालत में उनकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि गजनी में एक मज़ार है और अगर आप उस पर दरूद का पाठ करते हैं तो वह हिलने लगता है। मैंने जाकर देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि वह मकबरा हिल रहा है। जब इसके बारे में जांच की तो पता चला कि यह मज़ार पर रहने वालों की चालाकी है। कब्र के ऊपर एक जाल बनाया गया था। जब जाल पर चलते हैं तो वह जाल हिलता है। इसके हिलने से कब्र भी हिलती हुई प्रतीत होती है। मैंने उस जाल को उखड़वा दिया और गुंबद बनवा दिया। बाबरनामा में इसी तरह की कई घटना हैं, लेकिन बाबर की मृत्यु अपने आप में एक बहुत ही आध्यात्मिक घटना है। गुलबदन बानो ने इसका विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे हुमायूं की हालत बिगड़ती जा रही थी। इसलिए बाबर ने उनके बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगाया और एक प्रतिज्ञा की। वह लिखती हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ करता था, लेकिन बाबा जानम ने अपने जीवन के बदले में हुमायूं का जीवन मांगा था। इसलिए यह हुआ कि हुमायूं बेहतर होते गए और बाबर बीमार। और इसी हालत में 26 दिसंबर सन 1530 को एक महान विजेता ने दुनिया को अलविदा कहा और अपने पीछे अनगिनत सवाल छोड़ गया। तो दोस्तों, ये थी बाबर की जीवनी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।